जैसे देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है कि 135 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो आप 135 ऐसे लिख लीजिए और देखिए कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि 5 से डायरेक्ट चल जाएगा क्योंकि इकाई अंक में 5 है और 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए तीनों को सम कीजिए, 5 3 8 1 9, 9 3 से भी चला जाएगा। तो आपको जिससे मन है तो चलिए हम 3 से ही दे देते हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12 से जाएगा या 3 4 जा 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 5 से चल जाएगा, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा। देखो 3 एकम 3, फिर 1 बचा 3 पचे 15, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 3 पचे 15 है ना, 3 पचे 15। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, कौन सा मैच करता है, सी ऑप्शन मैच करता है। तो सी ऑप्शन आपका पहला का करेक्ट हो जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिख लेना है। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 26 तथा 91 का महत्तम समापवर्तक दिया है। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, ध्यान से लिख लीजिए। पहली संख्या आपको दिया हुआ है, पहली संख्या लिख लीजिए कितना दिया हुआ है, 26। और दूसरी संख्या हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, दूसरी संख्या वो आपको दिया हुआ है 91। और तो आपको मैंने बताया था कि पहली संख्या, ये वाला आपको फॉर्मूला याद होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुने मासा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे 26 गुने 91 और लासा को कितना दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है लासा। तो मासा दिया हुआ है, मासा कितना दिया हुआ है 13, 13, हाँ। तो मासा यहाँ लिख लेंगे, लासा और मासा कितना दिया हुआ है 13। तो हम यहाँ से देखिए ये 13 उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए लासा को रहने देंगे और हो जाएगा 26 गुने 91 बटा में 13, ठीक है। देखिए 13 से 7 बार में जाएगा, 13 से 91 और 7 से गुना कर दीजिएगा तो कितना जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। 7 से कट ही जाएगा ये, 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2, हाथ में 4 और 7 दूनी 14, 4 18। तो 182 आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 182 आपका आंसर सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको पूछ रहा है 96 और 404 का HCF, ठीक है। 96 और 404 का HCF पूछ रहा है, का HCF। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला भाग विधि से देखिए कैसे बनेगा, 96 को 404 को 96 से भाग दे देंगे तो एक बार 4 बार में चले जाएगा, 4 बार में जाएगा कितना जाएगा, 384 जाएगा। आप देख लीजिएगा करके, 20 बचेगा। फिर यहाँ पे 96 ये आ जाता है, यहाँ पे ये वाला यहाँ आ जाता है, याद रखिए, ठीक है। यहाँ आ जाता है, भाजक बन जाता है आपका भाज्य। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 20 चौके 80, 4 बार में चला जाएगा, आपका 16 बचेगा। और फिर ये 20 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, 20 ये भाजक। तो 16 एकम 16 चला जाएगा, 4 बचेगा और 16 फिर यहाँ आ जाएगा। तो 4 चौके 16 पूरा पूरा कट गया। तो यही हमारा मासा बन जाता है। तो ये मासा हो गया, ठीक है। तो ये पहला विधि हो गया भाग विधि। आपको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बता देते ताकि आप एग्जाम में उस तरह से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे 96 का आप लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे, 4, ठीक है, 4 बार में चल जाएगा, 2 बार में लिखिए, 2 फिर 48 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 24। यहाँ से ऐसे कर सकते हैं हम, देखिए 96 को हम कर देते हैं, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6। तो 2 5 बार आया तो 5 बार हम लिख देते हैं, ठीक है, 3 लिख देते हैं। उसी तरह से 404 को भी हम लिख सकते हैं, 2 से दीजिएगा 202 हो जाएगा, फिर 200 दीजिएगा तो 101 हो जाएगा। 101 यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो 101 देखो यहाँ पे जाएगा चाहिए नहीं जाएगा, ये 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 दोनों में कॉमन आ जा रहा है। तो मासा कितना हो जाएगा, मासा बराबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। दोनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से बनाना है। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि
बल्ब की पावर कितनी है अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। फोर्थ नंबर में देखिए पूछ रहा है कि सम पूर्णांक निम्न में से कौन सा होगा। तो आप लोगों को पता होगा सम संख्या 2q फॉर्म का होता है, तो आपको यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको देखिए 2n+1 आप लोग जो पढ़े होंगे वो 2n+1 कौन होता है, विषम संख्या होता है, विषम संख्या। तो यहाँ पे हमको सम संख्या पूछा है, तो 2q फॉर्म आपको डी में दिखेगा, तो वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विघात बहुपद, जब ये 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग होगा। तो द्विघात समीकरण इसमें दिया ही नहीं गया है, द्विघात समीकरण इसमें दिया ही नहीं गया है। तो देखिए, तो फिर हम शून्यकों का योग कैसे पता करेंगे। शून्यकों का योग आप याद रखिए, एक फॉर्मूला होता है -b/a, ये याद रखिएगा। ठीक है, -b/a होता है। ठीक है, जिसमें से आपका द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या रहना चाहिए, ax² + bx + c। तो ये वाला -b और ये a, ये वाला आपका हो जाता है शून्यकों का योग। मैं लिख देता हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर दिया रहता तो यही हो जाता शून्यकों का योग। तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है क्योंकि दिया हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 नंबर। 6 नंबर में देखिए दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए हम दिखा देते हैं आपको। 6 नंबर में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, 4 बराबर -b/a भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है 1, मतलब c/a आपको दिया हुआ है। तो आप लोग को पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो एक फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे x²। ठीक है, माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये वाला फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों चीज़ याद रखना है आपको हमेशा। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दे दिया x² और शून्यकों का यह कितना दिया हुआ है देखिए 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और x लिखेंगे और अल्फा बीटा का वैल्यू 1 दिया, तो 1 बराबर 0। तो ये फॉर्म आपको कौन सा क्वेश्चन में आपका आंसर ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऐसा ही फॉर्म है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबका इस तरह से 6 क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो इस ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। 7th नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको दे रहा है कि आकृति में जो आपको दिख रहा है उसमें कितना शून्यकों की संख्या होगा। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है लाइन, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह में काट रहा है, एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस आपको नहीं देखना है। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स एक्सिस को ही सिर्फ देखना है। तो बहुपद पी एक्स के लिए पूछ रहा है, तो बहुपद पी एक्स के लिए आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में एक ही जगह ये आपको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दो आपको समीकरण युग्म में दिया है। एक दिया हुआ है 2x + 3y + 4 बराबर 0, और एक और कौन सा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 6x + 9y + 11 = 0। आपको पूछ रहा है कि इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। तो एक आपको एक फॉर्मूला याद होगा, तो पहले a1/b1 a1/a2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2/6। तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 3 6, कितना जाएगा 1/3। इसी तरह से हम b1/b2 निकाल लेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, 3/9 है ना, तो 3 एकम 3 3 3 कितना आ गया 1/3 ही आ गया। उसी तरह से हम c1/c2 भी निकाल लेते हैं, तो c1/c2 हो जाता है 4/11। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a1/a2, यहाँ पे तीनों का निकाल लिया मैंने। अब देखिए a1/a2 = b1/b2 है, देख लीजिए आप, है ना, और नहीं इक्वल टू है c1/c2। क्यों नहीं इक्वल है, देखिए 1/3 इक्वल है 1/3 का, लेकिन नहीं इक्वल है 4/11 के। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये वाला चीज़ में क्या होता है, ये वाला चीज़ में देखिए, ये वाला में जो आपको यहाँ पे मैं गोल गोल घेर रहा हूँ, इसमें आपने पढ़े होंगे कोई हल नहीं होता इसमें। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई हल नहीं, मतलब कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन 9 भी है, फिर से आपको दो रेखीय समीकरण दिया, पूछ रहा है हल कैसा होगा। तो देखिए हल का आपको प्रकार निकालना, तो a1/a2 निकालते हैं, कितना आ जाएगा 2/4, 2/4 को आप कटाइएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से b1/b2 भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो b1/b2 कितना आ जाएगा 3/6 करोगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, दोनों में। और फिर इसी तरह हम c1/c2 भी साइड में ही निकाल लेते हैं, c1/c2 कितना आ जाएगा 5/15, मतलब कि 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 आ गया। तो फिर से यहाँ पे यही देख पा रहे होंगे कि a1/a2 है, मतलब कि 1/2
इक्वल टू 1/2 है, लेकिन नहीं इक्वल है 1/3 के। तो इससे क्या पता चला A1/A2 आपका इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नहीं इक्वल है C1/C2 के। तो फिर यही चीज़ ये वाला आपका किस में पढ़े थे कि ये जब तीनों बराबर हो जाता है तो होता है अनेक हल, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों जब मतलब कि नहीं बराबर होता है तो क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा 9 का, कोई हल नहीं। तो 9 का कौन सा आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 9 का अगर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 10th का नंबर क्वेश्चन में चलिए चलते हैं। तो देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, तो वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बना दिया है। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि x/a, तो यहाँ पे देखिए हम x एक्सिस की, यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस में a आगे जाएंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू a हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस बिंदु पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b। तो x इक्वल टू a पर ये रेखा खींचाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर बिंदु के लिए, यहाँ पे भी जाओ, चाहे यहाँ पे जाओ, चाहे यहाँ पे जाओ, चाहे यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, सभी के लिए x इक्वल टू a ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये एक बिंदु, यहाँ पे लो कोई बिंदु, या यहाँ पे कोई बिंदु लो, यहाँ के लिए भी x इक्वल टू b है। भले y अलग हो रहा है, देखिए यहाँ पे y यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे इसके लिए y यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, लेकिन x इक्वल टू b दोनों के लिए, ये दोनों बिंदु के लिए सेम है। तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b दोनों का रेखा खींच दिया गया जब, तो क्या आया, दोनों समांतर आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 9th का आंसर, 10th का आंसर आपका हो जाएगा दोनों समांतर रेखाएं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों समांतर रेखाएं हो जाएगा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर। तो चलिए अब हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको y का मान पूछ रहा है, आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, तो दोनों समीकरण से पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा। तो आपको मैंने बता दिया कि जैसे जैसे समीकरण हो तो आप लोग कोई भी एक टर्म को हटाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो y हट जाएगा, ठीक है। देखिए हम जोड़ देते हैं, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 और दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x, ध्यान से देखिए कैसे जोड़ना, प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 5x, और इधर ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पे 14 और 1 15 हो जाता है। यहाँ ऐसे x का वैल्यू कितना है, 5 दिया 15, यहाँ से कटा दीजिए, 5 दिया 15, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। कितना है, x इज इक्वल टू 3। अब ये x इज इक्वल टू a को हम समीकरण 1 में बैठा देंगे, तो यहाँ पे समीकरण 1 a को आगे बढ़ाते हैं। 3 और x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 आ गया, प्लस फिर यहाँ पे देखिए 3x, x का वैल्यू हम पुट कर दें, फिर प्लस वाई और फिर बराबर 14, यहाँ 14 लिख देंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, ये दोनों गुना में आपको बता देते हैं, ये जाकर उधर घट जाएगा, तो घट जाने के बाद कितना हो जाएगा 14, ये घट जाएगा 3 3 9 जाकर उधर घटेगा तो 9, तो कितना बचेगा y इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 14 में 9 जाएगा तो 5। तो y का वैल्यू 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 11th का आंसर हो गया। अब चलिए हम 12th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक रैखिक समीकरण है जो कि दो चरों पर है, x और y दो चर हैं, तो इसके कितने हल होंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इसी को हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी। अब देखिए हर एक x के लिए y का अलग अलग वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसका अनेक हल हो जाएगा। कितना हल हो जाएगा, इसके अनेक हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, देखिए ऑप्शन में एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि ए का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो 2x, और बी का वैल्यू हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, बी का वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3y, और इज इक्वल टू सी का वैल्यू हम ले लेते हैं -20, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं -18, ठीक है। अब देखिए अगर x का वैल्यू हम 1 लेंगे, x का वैल्यू 1 लेंगे, हम एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 2 एकम 2, तो अगर x का 1 लिए वैल्यू तो देखिए y कितना आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, x 2 एकम 2, 2 उधर जाकर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -20, ठीक है, और -20 हो जाएगा। देखिए -2 यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 उधर जाकर -20, तो y का आ जाएगा वैल्यू -20/3, ठीक है। और अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 दूना 4 जाकर उधर घट जाएगा, तो -22/3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा तब -22/3। तो देखिए हर x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए मैंने बताया कि इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर में देखिए आपको फिर से एक समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है, एक्स और वाई का वैल्यू आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए दोनों को हम जोड़ देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 + 2 क्या हो जाएगा, देखिए x + y = 14। देखिए यहाँ से हम किसी एक को हटाने की कोशिश करेंगे, हटाने का मतलब कि उसको लुप्त करना चाहते हैं, तो देखिए y यहाँ पे कट जाएगा, तो 2x इधर हो जाएगा, और इधर 14 4 18 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x = 9 आ जाएगा ना, दोनों 18। अब समीकरण 1 को हम आगे बढ़ाएंगे,
तो देखिए समीकरण एक्स को जगह में 9 पुट कर देंगे, एक्स की जगह में वाई का वैल्यू हमको पता करना है, तो वाई इसी तरह रहने देंगे, बराबर 14 कर देंगे। तो वाई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए 14 है तो वाई का वैल्यू में उधर जाके 9 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 9 और वाई का वैल्यू 5, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी में आपको यही दिख रहा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछ रहा है। तो मैंने आपको मानक रूप बता दिया क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर में पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और उसके मूल वास्तविक एवं समान है। वास्तविक एवं समान होते तो क्या होता है आपको पता होगा, डी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, यदि मूल बराबर एवं समान हो, है ना, आप लोग हिंदी का राइटिंग में मत जाइएगा, आप अपने से लिख लीजिएगा, समान हो तो क्या हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और डी का वैल्यू हम आप लोग को बता चुके हैं, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन मूल आपको पता होगा कि क्या होता है, द्विघात समीकरण का मूल का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी होता है, रूट डी बाई 2a। तो डी तो 0 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बटे 2a। तो आपको बराबर मूल क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बराबर मूल, दो मूल बराबर बराबर आएंगे, कितने कितने, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, दोनों मूल इतने ही होंगे, ठीक है, एक मूल दूसरा मूल, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बराबर मूल कितने हो जाएंगे, माइनस बी बाई 2a। 16 नंबर में देखिए इस द्विघात समीकरण का आपको क्या पूछ रहा है, इसका विविक्तर पूछ रहा है। विविक्तर आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है विविक्तर का, तो विविक्तर मतलब कि डी, विविक्तर मतलब डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसका फॉर्म आपको पता है क्या होता है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, याद रखिए, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए यहाँ पे कितना है 9 है, बी यहाँ पे कितना है 6 माइनस 6 है और सी कितना है 1 है। तो याद रखिए बी स्क्वायर यहाँ लिखना है, तो बी स्क्वायर माइनस 6 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस लिखाएंगे फिर 4 लगाएंगे, और ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए ए कितना है, ए यहाँ से देखिए 9 है तो 9 लिखेंगे, और सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे ये है तो 1। तो क्या हो जाएगा, 6 का माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये स्क्वायर है, तो 6 छक 36, और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस 36 और माइनस 36 कितना हो जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 16 का। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए इनकम्प्लीट है, 17 नंबर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको सही से कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इनकम्प्लीट है वो क्वेश्चन। अब 18 नंबर में हम लोग चले आ जाते हैं, क्या पूछ रहा है कि देखिए इस द्विघात समीकरण के अगर मूल समान है, मूल समान है तो इस के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो मूल समान है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूल समान है, इसलिए यहाँ पे आगे आप लिखिएगा, ये नीचे करके लिखना है आपको, डी इक्वल टू 0, ये नीचे लिखिएगा। तो डी इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पे के है, बी देखिए के है, तो के स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे, ए कितना, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे ए ये है 2, तो 2 लिखना है, सी का वैल्यू यहाँ पे देखो ये 3 है, तो 3 लिख देंगे, और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि मूल समान है। तो यहाँ से लिखिए के स्क्वायर, और देखिए 4 दूना 8, 8 3 24, माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ठीक है। 24 का आप इधर से निकाल सकते हैं ऐसे करके, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, है ना। तो ये जोड़ा में है और ये बेजोड़ा में है, ठीक है। कौन दोनों जोड़ा में है, देखिए ये दोनों जोड़ा में है, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 तिया 6 √6। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, दो आपको वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑप्शन इसका नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर होगा, ये आप लोग सीख लेना था, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इस तरह से इसका आंसर आएगा। चलिए 19 नंबर में आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर में पूछ रहा है कि ये इज इक्वल टू 0 है तो मूल क्या होंगे, तभी मैंने बताया कि ये विविक्तर का वैल्यू होता है। तो डी इज इक्वल टू जब 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और मूल क्या हो जाएंगे, बराबर और वास्तविक, बराबर और वास्तविक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर और वास्तविक। तो 19 का आपका नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है इसके मूल क्या होंगे, आपको द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको दो तरीका से मैं बना देता हूँ, पहले आपको डी वाला ये वाला फॉर्मूला बता देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस
√d/2 है। ये फार्मूला से पहले आप बना लीजिए, फिर वो दूसरा तरीका से भी बता देंगे फैक्टराइज वाला मेथड से। तो दोनों मेथड से आपको सीख लेना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस बी, तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना, -1 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 इसका कोफिशिएंट है, गुणक। तो यहाँ लिखेंगे देखिए -1, और ये माइनस आगे लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे -1, क्योंकि बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे हम लिख देते हैं। ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, बी का वैल्यू -1 है, और सी का वैल्यू -6 है। तो मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से वैल्यू से पुट कीजिए, और बी प्लस माइनस, और बी डी का वैल्यू कितना होता है, ये डी का वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं b² -4ac, ताकि अगला बार में आप लोग को दिक्कत ना हो। और एक का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है, ए का वैल्यू 1 है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस b²। तो b² का वैल्यू देखिए, b² का वैल्यू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -4। ए का वैल्यू यहाँ से पुट करो 1 हो जाएगा, और सी का वैल्यू देखो यहाँ से -6 है, तो -6 यहाँ पे पुट कर दो, रूट अंडर के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे बटा 2 हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि यहाँ से क्या होगा वैल्यू 1, और ये प्लस माइनस, और रूट अंडर देखिए कितना हो जाएगा 1, और 6 चौके 24, तो 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस 24/2। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस और 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25/2, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर 25 कितना हो जाता है, 5/2। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5/2, एक रूट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 5/2, ठीक है। तो 5 और 1 6/2 कितना हो जाएगा, 3 एक रूट आएगा, और 1 में 5 जाएगा, और बटे 2 कितना हो जाएगा, 1 में 5 गया तो 4, -4, 4 में 2 गया तो -2। तो 3 और -2 आपका एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जबकि आपका बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो बी ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा, 3 और -2। अब दूसरे तरीके से भी मैं बता देता हूँ, फैक्टराइज मेथड से देख लीजिए कैसे बनेगा। फैक्टराइज मेथड से आपको दिया हुआ है x² -x -6 = 0। तो ये देखिए यहाँ से 6x² आ गया, 6x² आ गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x × 3x, ठीक है। -6x² है, तो यहाँ पे हमको माइनस भी लाना है एक ठो में, तो इसको माइनस ज़्यादा ले लेंगे, इसको प्लस ले लेंगे। तो देखिए लिखेंगे x² -3x + 2x -6 = 0, ठीक है। तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे, तो x -3 है ना, और +2 × x -3 = 0। तो क्या हो जाएगा, x + 2 कॉमन आ जाएगा, और x -3 आ जाएगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x + 2 = 0 ले लीजिए एक तरफ, और x ले लीजिए x -3 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -2 आ जाएगा, यहाँ से x का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से देख पा रहे हैं, सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये एपी दिया हुआ है, इसका आपको सार अंतर पूछ रहा है। तो सार अंतर आपको पता होगा क्या होता है, सार अंतर डी आपका क्या होता है, डी का वैल्यू क्या होता है, A2 - A1। तो हम लोग चलिए निकाल देते हैं, बराबर A3 - A2 जो भी है, अगला पद माइनस पिछला पद, जो पिछला पद माइनस अगला पद। तो जो भी इस वाले से आपको हिसाब से क्या होगा, 6 में 2 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 6 में 2 4। तो आपका डी का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 21 का कौन सा हो जाएगा, 21 का बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में ये दिया हुआ है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एपी। एपी का क्या दिया हुआ है देख लीजिए। एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, ठीक है। और पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। तो यहाँ पे से देख लीजिए ए कितना है, ए का पहला पद 3, और डी का वैल्यू क्या होते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, तो 8 में 3 गया 5, ठीक है। और ए एन, ठीक है, 78 दिया हुआ है। आपको क्या पता लगाना है कि कितनवा पद, ठीक है, कौन सा पद 78 होता है, एन का वैल्यू पता करना है। तो क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ए का एन का वैल्यू 78 हो जाएगा, बराबर ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, प्लस एन नहीं पता है तो एन माइनस 1, डी का वैल्यू आप लोग को भी देखे कितना लिए हैं हम, डी का वैल्यू 5, ठीक है। ये 3 उधर जाकर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 75 = 5n, ये गुना हो जाएगा, और माइनस -5, ठीक है। और ये 5 उधर फिर जाके जुटेगा, तो हम लोग यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं। तो 75 5 80 बराबर 5n हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है ना, n के लिए ये 5 नीचे चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, n = 80/5, कितना से जाएगा, 5 एकम 5, ये कट गया, ठीक है। ये 5 एकम 5, 5 एक 30, तो कितना आ गया, n = 16 आ गया, तो 16वां पद होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, तो आपका 22 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 का सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए 23 नंबर में क्या पूछ रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा कि 10 और 250 के बीच
4 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज आएंगे, 4 के कितने गुणज आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपको संख्या 10 और 100 250 के बीच में आएगा तो 12 आएगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और फिर कटते कटते कितना जाएगा, फिर 12 के बाद 16 जाएगा, 20 जाएगा। पहले एपी तैयार करना होता है। एपी देखिए हम तैयार कैसे किए, 10 नहीं कट रहा है 4 से, 11 भी नहीं है, 4 का गुणज 12 है, 4 का गुणज, तो यहाँ से शुरू होगा एपी। अब बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, तो देखिए कहाँ तक जाएगा, 248 तक जाएगा बच्चों। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो 4 से विभाजित हो जाता है, आप लोगों को पता होगा पूरा अंक, तो 48 4 से कट जाता है, तो लास्ट टर्म यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू 12 मिल गया, डी इज इक्वल टू देखो 16 में 12 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और ए एन पद हमको कितना मिल गया, 248 पद किया है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, एन ही तो निकालना है कि कितने पद होंगे इसमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए एन का फॉर्मूला भी आपको बताया ऊपर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो बच्चों 278 लिखेंगे, सॉरी 248 है, 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 का वैल्यू ले लेंगे और डी का वैल्यू 4 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये 12 उधर जाके घट जाएगा तो 236 बचेगा, और यहाँ 4n और फिर 4 एकम 4। ठीक है, अब ये 4 उधर जाके जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 240 बराबर 4n। ठीक है, और ये n आपको बताया था 4 डिवाइड हो जाता है, तो ठीक है डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है 240/4। ठीक है, कितना आ जाएगा कट के देखिए, 4 एकम 4, 4 छक 24, 60। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो कितने पद होंगे, 60 पद होंगे। तो कितने आंसर आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए बच्चों 24 और 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 24 और आपका 25 ये दोनों इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। ठीक है, इनकम्प्लीट है मतलब कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा से दिया ही नहीं है ये। ठीक है, तो इनकम्प्लीट हो गया ये। ठीक है, इनकम्प्लीट हो गया। अब हम चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, तो क्या पूछ रहा है कि कौन सी आकृति समरूप नहीं है। तो वृत्त देखिए, वृत्त सभी समरूप होते हैं, चाहे छोटा बना लो या बड़ा बना लो, सभी एक जैसे ही दिखते हैं, तो ये समरूप हो जाएगा, है ना। दूसरा देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए समरूप नहीं है, यहाँ पे पूछा तो ये समरूप है। ठीक है, सी नंबर देखिए वर्ग पूछ रहा है, पी नंबर में बाद में दिखाऊंगा, तो ये भी आपका देखिए समरूप ही होते हैं। ठीक है, आकृति सिर्फ बड़ा हो जाएगा लेकिन समरूप होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी नंबर देखिए समबाहु त्रिभुज भी आपका क्या होते हैं, सभी आपका समबाहु त्रिभुज, देखिए ये बराबर होते हैं सभी भुजा, तो बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, आप लोग का ये भी नहीं होगा। लेकिन देखिए यार बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, देखिए समद्विबाहु और त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, और एक और चित्र में बता दे रहा हूँ, देखिए इसमें भी ये दोनों बराबर है, लेकिन देखिए ये दोनों समरूप नहीं है, दोनों समरूप नहीं है। और भी तरीके से मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप यही देखिए कि यहाँ पे 90 डिग्री है, जबकि यहाँ पे कहीं पे भी 90 डिग्री नहीं है। जबकि समरूप होने के लिए तीनों कोण आपको क्या हो जाना चाहिए, समान हो जाना चाहिए था, है ना। तीनों कोण एक दूसरे के समान होना चाहिए था। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, उसका मतलब कि उसके जो संगत कोण बराबर होने चाहिए थे, संगत कोण यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ये आपका समरूप त्रिभुज नहीं है। तो आपका डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बी ऑप्शन समरूप त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब हम 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा से नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। 27 नंबर क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट ही था। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऐसे चित्र बना लेना है। ठीक है, और डी ई ऐसे पास हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको ए बी सी यहाँ लिख लेंगे, ए बी और सी, और डी ई पास हुआ है। ठीक है, और इसका मान वैल्यू हम बैठा देते हैं, तो एक 3 है, और फिर यहाँ पे कितना है, फिर 1.5 है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये वैल्यू नहीं पता है, और यहाँ पे आपको पता है 1 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को पता होगा कि जब डी ई समांतर आपको दिया हुआ है, डी ई समांतर बी सी दिया हुआ है, तो क्या होता है किसी त्रिभुज में, क्या हो जाएगा, ए डी, ये आप लोग को दिया हुआ है, ए डी बटे डी बी बराबर हो जाता है ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए डी का वैल्यू हमको पता है 3, इसका वैल्यू पता है 1.5, 3 1.5, तो इजकल टू ए ई यहाँ लिख देंगे, और ए सी का वैल्यू भी आपको पता है, ई सी का 1, तो ये देखिए ए ई के लिए ये उधर गुना हो जाएगा, तो ए ई का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 3/1.5 कट के 2 आया, है ना। तो क्या आ जाएगा, ए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है,
आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1.5 का दुगुना 3 होता है, 1.5 दुआ 3, तो 1 का दुगुना 2, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो 2 सेंटीमीटर आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया 27 में, तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 27 नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन भी देखिए कंप्लीट नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा देने की कोशिश करता हूँ। तो 28 नंबर में ये आपको दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है PRQ। तो आपको पता होगा कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कोण A इज इक्वल टू कोण P, कोण B इज इक्वल टू कोण R। आप लोग को ये पता होगा लिखना। तो कोण C इज इक्वल टू कोण Q। आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है कोण A इज इक्वल टू क्वेश्चन में 30 डिग्री, कोण B इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, और कोण C इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 डिग्री। तो आपको कोण Q का वैल्यू पूछ रहा है। तो कोण Q आपको पता होगा कि जब यहाँ पे ये 80 डिग्री C, तो C के संगत यहाँ पे देखिए 80 Q है, तो C के संगत Q क्या हो जाएगा 80 डिग्री ही हो जाएगा। तो कोण Q क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C ऑप्शन दिख रहा है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा हुआ था। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। 29 नंबर में क्या दिया हुआ देखिए। 29 नंबर में क्या दिया हुआ है कि दो ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हैं कि DE भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो पहले हम ABC बना लेते हैं। ये ABC हम त्रिभुज बना लिए हैं, ठीक है। A यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है। तो ये A है यहाँ पे A, ठीक है, ये A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि BD भुजा BC का मध्य बिंदु, तो यहाँ पे D होगा, D होगा, और यहाँ से ऐसे हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि यहाँ पे जो गया है इसको भुजा का नाम क्या है, इस प्रकार डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, जो मैंने कर दिया। त्रिभुज ABC और BDE, तो BDE तो यहाँ पे E लिखाएगा बच्चों, है ना। तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है आपको। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पहले हम समरूप त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बोलते हैं, कौन समरूप है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC किसके समरूप हो जाएगा बच्चों, देखिए जब ये देखिए ये 1 था, आधा इसका आधा ये है, इसका आधा ये है, और आपको भी यहाँ पे पता है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है और दो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इसका मतलब ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और ये भी समबाहु त्रिभुज ABC, तो ये भुजा पूरा बराबर है, ये भुजा बराबर है और ये भुजा भी बराबर है। तो संगत भुजा से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका दुगुना ये है, तो इसका दुगुना ये हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका दुगुना ये हो जाएगा, तो सभी इसका दुगुना हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं त्रिभुज A, तो A के जगह में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E, ठीक है, जहाँ पे लिख सकते हैं आप, अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है। क्या हो जाएगा ABC, यहाँ पे हम लिख सकते हैं EDC, ठीक है। संगत भुज कौन से भुजा से, देखिए E का A है, B का D है, C का C है, ठीक है। तो हम इस तरह से ये वाला लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हमको भुजा का अनुपात, आपको पता होगा कि भुजा का अनुपात का स्क्वायर है ना, क्या होगा। तो यहाँ का संगत भुजा देखिए AB है, यहाँ का संगत भुजा ED लेंगे, ठीक है। संगत भुजा AB ये वाला, और यहाँ पे EB सॉरी AB और ED ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी आपको पता था, चाहे आप ये भी ले लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, BD और BC, ठीक है। तो BD और BC, तो हम लोग पहले ऊपर ले लेते हैं क्या, बड़ा त्रिभुज का BC, तो त्रिभुज BC, और छोटा त्रिभुज का क्या लेंगे, BD लेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि भुजा का स्क्वायर, आपका भुजा का अनुपात का स्क्वायर एरिया का क्या होता है, स्क्वायर का मतलब, पहले मैं बड़ा लिया हूँ, देखिए BC बड़ा लिया हूँ, तो बड़ा त्रिभुज पहले लिखना होगा, तो ABC बड़ा त्रिभुज और बटे एरिया त्रिभुज छोटा वाला BDE। क्या किया हूँ मैं बच्चों, फिर से एक बार बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भुजा का अनुपात का स्क्वायर उसके क्षेत्रफल के अनुपात के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात का बराबर हम भुजा का स्क्वायर ले लिए, तो भुजा बड़ा त्रिभुज इधर लिए हैं, तो ऊपर भी बड़ा त्रिभुज लिए हैं, BC लिए हैं, ये छोटा त्रिभुज BDE लिए हैं, तो इसका भी भुजा BD ले लिए हैं। तभी आपको पता है कि जब BD एक है, BD को माना एक है, BD को 1 यूनिट माना, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। देखो ये 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। तो हम BC को यहाँ पे 2 मान लेते हैं और ये BD को 1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर एरिया अनुपात कितना हो जाएगा, ABC और त्रिभुज एरिया अनुपात त्रिभुज BDE,
ठीक है। तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4:1 आंसर हो जाएगा, देखिए आप, है ना। जबकि हमको पूछा था कि त्रिभुज ए बी सी, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई, तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, कैसा है देख लीजिए, इसको हम 4/1 भी लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया है, 4/1 ही आ गया, और उसको ऐसे लिख सकते हैं 4:1, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा त्रिभुज का पहले लिखा हुआ है, बाद वाला छोटा त्रिभुज को बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी, और ध्यान दीजिएगा, बटे त्रिभुज बी डी ई, है ना, इसका कितना हो जाएगा अनुपात, 4:1। अगर उल्टा दिया रहेगा, उल्टा अगर पूछा रहता तो यही आंसर है पहले, ये आप मान लीजिए कि आंसर सी ही है, लेकिन अगर ये दिया रहता त्रिभुज बी डी ई और अनुपात दिया रहता त्रिभुज ए बी सी का, तो आंसर हो जाता है 1/4। ठीक है, तो दोनों में उल्टा आएगा आंसर, लेकिन अगर जब ये दिया तो ये वाला आपका आंसर सही रहेगा। चलिए अब हम 30 नंबर में चलते हैं। देखिए बच्चों, 30 नंबर में पूछ रहा है कि एक दीवार है और एक सीढ़ी है। ये एक सीढ़ी है, मैंने मान लिया कि एक सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है, और यहाँ टिका दिया गया, तो इसको जब टिका दिया गया तो ये ऐसे आकृति ले लेगा, देखिए ध्यान से, ये ऐसे आकृति ले लेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये ऐसे आकृति जब ले लिया है, ठीक है, तो इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है कि 10 मीटर लंबी एक सीधी सीढ़ी, तो ये 10 मीटर लंबा, तो यहाँ 10 मीटर लिख देते हैं, और 8 मीटर ऊंचाई, तो 8 मीटर ये ऊंचा है दीवार, जो ऊंचाई तक हम पहुँचे, यहाँ पे खिड़की दिया हुआ है, खिड़की पहुंच गया, खिड़की के पास पहुंच गया, तो 8 मीटर ऊंचा है खिड़की से, तो इसकी दूरी आपको पूछ रहा है, ये दूरी आपको कैसे निकलेगा। तो आप इसको एक त्रिभुज मान लीजिए ए बी और सी, तो आप लोगों को पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक कोई भी दीवार जब खड़ी होती है, कोई भी दीवार खड़ी होती मतलब ज़मीन पर, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होगा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, बराबर ए सी का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस ए बी बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बी सी का स्क्वायर। तो ये देखो, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिएगा सभी में, मैं छोड़ दिया हूँ गलती से, और ए सी का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, और प्लस बी सी का स्क्वायर। हमको बी सी ही निकालना है, ये दूरी ही निकालना है, तो बी सी निकालना है, तो ये उधर जाके घट जाएगा, तो 10 दें 100 और माइनस 88 64, ये हो जाएगा बच्चे बराबर बी सी का स्क्वायर। तो ये देखिए 64 में 100 गया तो कितना हो जाएगा 36, तो 36 बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब अंडर रूट दोनों तरफ ले लीजिएगा, तो 6 बराबर बी सी आ जाएगा, तो मतलब बी सी बराबर 6 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 30 का करेक्ट हो जाएगा। अब 31 में देखिए क्या दिया हुआ है, 31 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 31 में दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपको दिया हुआ है क्या, लिख लीजिए, पहले पहले लिखने का काम क्या करना चाहिए। बी सी ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 2ac स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि ए सी, यहाँ पे ये वाला को हम 2ac स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए ध्यान से, 2ac स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ध्यान से देखना, और ये ए सी कितना बराबर है, ए सी बराबर बी सी, यहाँ से देखो। ठीक है, तो ये ए सी को हम बी सी भी तो लिख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला, ध्यान से देखो ये वाला चीज़, तो यहाँ से हमको ये पता चला कि ए बी स्क्वायर कर्ण है, कर्ण उसके बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि कर्ण का स्क्वायर, ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये कर्ण है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको पता चल गया होगा कि कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है, समकोण होती है। तो अगर ऐसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो याद रखिए कि ए बी सम, यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण के जगह पे हम ए बी लिख देंगे, और ये 90 डिग्री है, और यहाँ सी। तो आप लोग को मैंने पहले बता दिया कि कर्ण के सामने की कोण 90 डिग्री होता है, तो कौन सा कोण समकोण हो जाएगा, सी समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी समकोण होगा। ठीक है, सी समकोण होगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सी समकोण होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही है, तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कौन सी समकोण होगा, क्योंकि ए बी का भुजा के सामने ये है, और ये कौन सा ऑप्शन में दिया है कि कौन सी समकोण होगा, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बी जो है आपका कर्ण है, और कर्ण के सामने की कोण आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ध्यान से देख लीजिए, इसका इसके स्क्वायर के जोड़ का बराबर इसके स्क्वायर का जोड़, इसके स्क्वायर का जोड़ इसके स्क्वायर का जोड़ इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है कि कर्ण के सामने की भुजा कोण, कर्ण के सामने की कोण 90 डिग्री होती है। 32 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या पूछ रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, तो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा ये, तो यहाँ वाला बिंदु क्या कहलाता है, तो इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा स्पर्श बिंदु। तो आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा, स्पर्श बिंदु, ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। ठीक है,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 132 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 33 में देखिए क्या पूछ रहा है। 33 में आपको दिया हुआ है कि वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त बना लीजिए और इसके दो समांतर ऐसे बनेंगे स्पर्श रेखा, तो इसकी बीच की दूरी ये जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना शायद, हाँ 10 सेंटीमीटर। तो ये तो व्यास हो गया। तो व्यास बराबर जब आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दो स्पर्श रेखाओं के बीच याद रखिए जब दो समांतर स्पर्श रेखा रहेगा तो उसके बीच की दूरी व्यास कहलाती है। तो व्यास बन जाएगा। तो व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि व्यास का आधा होता है तो व्यास बटे 2, ठीक है, बट व्यास बटे 2 तो क्या हो जाएगा, 10/2 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 34 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अब, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ त्रिज्या वाले वृत्त में, तो ओ त्रिज्या वाला हम वृत्त बना लेते हैं। देखिए ओ त्रिज्या वाला वृत्त है और इस पर पी टी और टी क्यू, तो यहाँ पे टी से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एक यहाँ पे पी टी खींचा गया है और एक क्या खींचा गया है, टी क्यू, ठीक है। ये ऐसे मिले हुए हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे मिले हुए हैं। तो आपको दिया हुआ है कि पी ओ क्यू, कौन पी ओ क्यू, ये आपको 80 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है कि पी टी क्यू कितना होगा, ये आपको पूछा जा रहा है कि कितना होगा। यहाँ पे वाट में लिखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा आपको वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चारों का कोण का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 360 में ये 90 घटेगा और ये 90 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप लोग को ये याद रखना है कि स्पर्श रेखा के साथ जब भी कोण बनेगा तो ये और ये कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि 360 में ये 90 और ये 90 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये 80 है तो ये कितना बचेगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोण पी ओ क्यू प्लस कोण पी टी क्यू। पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि सामने का कोण 180 डिग्री को बराबर होता है। ऐसे भी पढ़े होंगे कि किसी भी चतुर्भुज के सामने का कोण 180 डिग्री होता है जोड़ के, ठीक है। तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पी ओ क्यू का वैल्यू 80 डिग्री पता है, कोण पी टी क्यू का हम ऐसे ही लिख देंगे और बराबर 180 डिग्री। ये उधर जाके घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, कोण पी टी क्यू बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 100 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है। पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका पी आपको दिया हुआ है कोण, ठीक है। तो एक वृत्त बना लिया और यहाँ से देखिए मैं बना लिया पी कोण समकोण, ठीक है। यहाँ पे पी कोण है, और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पूछा है। यहाँ पे ओ ए बी में दे देता हूँ। तो हमको क्षेत्रफल किसका पूछ रहा है, एरिया ओ ए बी का, ठीक है। तभी आपको पता होगा एरिया ओ बी जी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जितना कोण बनाया तो कोण बनाया पी बटे 360 डिग्री, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया है, थीटा बटे 360 डिग्री हर बार बताया, पाई आर स्क्वायर, उसी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह में पी है क्योंकि पी कोण बन रहा है और गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको दिखेगा, ठीक है। तो 36 का आपको ऑप्शन नंबर दिख ही नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जहाँ पे रहता तो वो सही हो जाता, ठीक है। चलिए अब 37 चलता है। 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र से उसके बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये जो भी बोलो ये त्रिज्या ही तो है। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 37 का, ठीक है। 38 में देखो क्या पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 38 देख लो ये अच्छा से, कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ध्यान से सुनिएगा। तो एक घड़ी का मिनट का सुई 12, 3, 6, 9, तो पहले यहाँ रहता है और 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में फिर घूर के यहीं पहुँच जाता है। यहाँ से घूमते 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 1 घंटा बाद फिर यहीं आ जाता है। तो 60 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है, 360 डिग्री, या एक चक्कर बोल सकते हैं इसको, एक चक्कर कहते हैं ना। एक चक्कर में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, याद रखिए। तो एक चक्कर में 360 डिग्री काटा है। तो हमको सिर्फ 5 मिनट का देखना है बच्चों। यहाँ पे एक जो आएगा ना, एक, बस इस दोनों के बीच का कोण को देखना है। तो कैसे होगा, देखिए बड़ा चित्र में बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 है। तो ये वाला आपको रचित क्षेत्रफल जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो त्रिज्यखंड जो दिख रहा है ना, इसे त्रिज्यखंड देखिए, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए, तो 5 मिनट में वो कितना डिग्री घूम जाएगा पहले वो पता लगाइए। तो 5 मिनट में कितना घूम जाएगा, तो पहले हम 1 मिनट का निकाल लेते हैं। तो पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं, चलिए। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो आप लोग एक ही के नियम पढ़े होंगे, तो ये 60 बटा में चल जाता है। तो 360/60 हो जाएगा, ठीक है। ये डिग्री आ जाएगा, इतना डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों,
5 मिनट को फिर से गुना करेंगे, आप लोग एक एक नियम पढ़े होंगे तो 360/60 गुने 5 इतना डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, तो कटाइए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 छक 36, तो 6 पचे 30, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री कोण हमको बनेगा। तो 30 डिग्री कोण, और आप लोग को पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बता दिया था, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े थे, यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 रख देंगे बच्चों, और 360 नीचे चला जाएगा, और पाई का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ कितना 22/7 ले लेते हैं। और आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू आप लोग को पता अभी मैंने बताया था कि इसमें 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है सुई की लंबाई, तो 14 सेंटीमीटर यहाँ गुने फिर से 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आर स्क्वायर है, फिर से 14 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं। अब कटा देते हैं, तो देखिए 7 दूना 14 से यहाँ से कट जाता है बच्चों, ये ऊपर है इसको मत देखिए, तो ये 7 दूना 14 कट गया। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। अब 12 से देखिए ये कट जाएगा, 2 छक 12। अब फिर देखिए यहाँ से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब गुना कर देते हैं, तो 14 को 11 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 14 दें 140, और फिर 14 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। आपको कोई ऑप्शन नंबर वैसा दिख ही नहीं रहा है, तो 38 का डी ऑप्शन सही होना चाहिए था, अगर डी ऑप्शन दिया रहता तो। सी और डी दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें तो कहीं दिया नहीं है, सॉरी इसमें कहीं पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो डी ऑप्शन या सी ऑप्शन में कोई भी सही हो जाता। देखिए यहाँ पे गुना होता तो 14 गुने 11 क्या होता है 154, और ये 3 नीचे चल जाता, तो इसमें कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है सी और डी, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो केंद्रीय कोण दिया ही नहीं है, तो केंद्रीय कोण अगर हम थीटा मान लेते हैं, थीटा, तो आर त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, याद रखिएगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था। और 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है कि त्रिज्या दिया हुआ है कितना, त्रिज्या दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र का चाप कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो केंद्र चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए हम चाप त्रिज्या ऐसे ऐसे वृत्त बना लेंगे, और वृत्त बनाने के बाद इसका हम चाप खींच लेते हैं 60 डिग्री का, तो ऐसे 60 डिग्री यहाँ पर बना लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो 60/360 गुने पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं डायरेक्ट, और आर स्क्वायर मतलब 21 गुने 21। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कटा देते हैं, 7 × 21 चला जाएगा बच्चों, 60 छक 100 मतलब चल जाएगा, यहाँ से देखिए 3 दूना 6 चला जाएगा, 2 से 11 चला जाएगा, तो 11 गुने 121 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 11 को 21 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 210, और फिर 21, 210, 220, 230, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको सभी का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिए। ठीक है।